माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स। आज है उसका लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं टॉपिक हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। वैसे ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में इसको बहुत डिटेल में स्टडी किया है, बट आज उसको एक्चुअल टॉपिक में हम लोग स्टडी करने वाले। थोड़ा ओवरलुक मैंने आपको किया था, थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने बताया है, बट आज हम लोग इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। वो क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी, उसके साथ साथ हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक बेसिक है, थ्योरेटिकल है, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, पूरा टॉपिक थ्योरेटिकल आएगा। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, और टॉपिक इजी भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। देखो बच्चों, कल के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया लेक्चर नंबर 1 में कि दो बॉडीज होती है। सपोज दिस इज हॉट बॉडी एंड दिस इज कोल्ड बॉडी। तो ये दो बॉडीज जब कांटेक्ट में आती है तो इनका हीट ट्रांसफर होता है। मतलब अगर ये बॉडी का टेम्परेचर हाई है और ये बॉडी का टेम्परेचर लो है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगी। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी? फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ऐसे हीट ट्रांसफर होगी। ये हम लोगों ने स्टडी किया, लेकिन ये क्यों होता है ये हमने स्टडी नहीं किया डिटेल में। वैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, बट डिटेल में हमने इसके बारे में स्टडी नहीं किया। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया। उसके बाद और कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। जब हम लोग अपने दोनों हाथ रब करते हैं तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है, या फिर ऑटोमोबाइल इंजन जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ देर के बाद वहाँ पे हीट जनरेट होती है। तो ऐसा क्यों होता है? कोई ड्रिल करता है तो होल ड्रिल कर रहा है तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है। ये सभी हमने स्टडी किया, बट वहाँ पे हीट जनरेट कैसे हुई और हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है ये डिटेल में हमने स्टडी नहीं किया। तो आज उसी से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल एनर्जी क्या होती है एग्जैक्टली वो स्टडी करेंगे, फिर हम लोग आगे जाएंगे। तो देखो बच्चों, कोई भी बॉडी के पास टोटल एनर्जी जो होती है वो हम लोग कैसे लेते हैं टोटल एनर्जी। सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे पानी का ग्लास भरा हुआ है। ओके, तो ये ग्लास की जो टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी क्या रहेगी? सपोज कंसिडर करते हैं एक व्हील चेयर पे ये ग्लास रखा है और ये चेयर आगे जा रही है। सपोज ये सरफेस के ऊपर रखा है, चेयर आगे जा रही है और वो कुछ हाइट पे रखा है। ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं, चेयर कुछ हाइट पे है, सरफेस अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पे ये चेयर रखी है, चेयर के ऊपर ग्लास है और चेयर ऐसे मूव हो रही है, आगे कोई उसको लेके जा रहा है। ठीक है, या फिर मूवेबल टेबल होता है उसके ऊपर रखा है और टेबल आगे जा रहा है। इसका मतलब ये जो ग्लास है इसके पास स्पीड है, राइट ना, इसके पास वेलोसिटी है, ये कुछ हाइट पे रखा है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो ग्लास है इसके पास दो टाइप की एनर्जी है। इसकी जो टोटल एनर्जी है वो कैसे काउंट होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी जो कि वो स्पीड में है उसकी वजह से उसको मिली है, प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ये क्यों मिली है? क्योंकि ग्रेविटेशन, ये कुछ हाइट पे रखा है इसलिए उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको पोटेंशियल एनर्जी मिली है, और काइनेटिक एनर्जी वो स्पीड में है, मोशन में है, उसकी वजह से मिली है। तो ये दो एनर्जी ज़्यादातर हम लोग डिफाइन करते हैं। अभी ये जो एनर्जी, टोटल एनर्जी हम लोग ले रहे हैं, ये पूरे ग्लास की ले रहे हैं। मतलब ये बॉडी है, ये पूरी बॉडी की ये टोटल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बट ये दो एनर्जीज के अलावा ये ग्लास को और एक एनर्जी है। वो एनर्जी कौन सी? दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी। तो ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है इसकी हम बात करने वाले हैं। एक्चुअल में ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये एक्सटर्नल हो गई, ये ग्लास को मोशन मिली है उसकी वजह से ये एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी हो गई। ग्लास हाइट पे रखा है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो गई। बट ये ग्लास के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स की उनकी अलग एनर्जी है, उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो ये इंटरनल एनर्जी एग्जैक्टली है क्या, ये कैसे जनरेट होती है, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है,
तो बच्चों डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी देखो क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड उसकी डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम मतलब सपोज हमने ग्लास कंसिडर किया था, तो ग्लास एक सिस्टम हो गया। सिस्टम क्या है इसको डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स है एट अ गिवन टेम्परेचर, ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है, मतलब ये मॉलिक्यूल यहाँ से वहाँ घूम रहा है ड्यू टू एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर मिलने की वजह से उसको एक एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी में वो इधर उधर घूम रहा है। तो उसकी जो ये रैंडम डिसऑर्डर मोशन रहेगी, रैंडम डिसऑर्डर मोशन रहेगी, कौन से भी पाथ पे वो चलता रहेगा, इसी मोशन को, इसके बारे में हमने काइनेटिक थ्योरी में बहुत डिटेल में स्टडी किया है। तो उसकी वजह से जो उसको एनर्जी मिली है, काइनेटिक एनर्जी मिली है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। ओके, तो ये डेफिनेशन है इंटरनल एनर्जी की। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है, दैट एनर्जी इज डिफरेंट देन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्डर एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब अब अगर ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट से उसको माइक्रोस्कोपिक ऑर्डर बोलेंगे। ये मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्डर से ये डिफरेंट हो गई क्योंकि ये इंटरनल है। चाहे ये ग्लास मोशन में है या ना है, ये मॉलिक्यूल्स को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपना अपना रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी डिफरेंट है, ये ग्लास के मोशन से रिलेटेड नहीं है, सिस्टम के मोशन से रिलेटेड नहीं है, दैट इज डिफरेंट। तो आपको कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले तो आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद आगे आप कोई ग्लास का एग्जाम्पल दे दो। अगर ग्लास टेबल पे रखा है, दैट इज ऑन रेस्ट पोजिशन, तो यहाँ पे ग्लास को ना काइनेटिक एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी भी ग्लास की जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी ग्लास की जीरो। कंसिडर करो ग्लास जमीन पे रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो रहेगी, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो रहेगी। लेकिन ग्लास की टोटल एनर्जी जीरो है ऐसे हम लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि ग्लास के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी मोशन रैंडम मोशन चल रही है, क्योंकि एट अ गिवन टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वो ग्लास में है, ग्लास जिस रूम में रखा है उसमें जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मॉलिक्यूल तो मूव हो रहे हैं। इसका मतलब ग्लास के पास इंटरनल एनर्जी जो है वही उसकी टोटल एनर्जी है, ऐसे हम लोग बोलेंगे, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों भी क्या है, जीरो है। तो ऐसे आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे, आपके नोट्स में शॉर्ट नोट दी है इंटरनल एनर्जी के ऊपर, ऐसे आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे। तो देखो बच्चों, इसके पहले जो चैप्टर हमने स्टडी किया उसमें हमने देखा था कि जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके पास क्या होती है, एक मिनट, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब कौन से, जैसे कि आर्गन, तो इनके पास इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, उनके पास बस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है ना, हमने स्टडी किया है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। उसके बाद हमने देखा मोनो एटॉमिक, यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मोनो एटॉमिक, कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, डाई एटॉमिक होते हैं, इनके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया है, एंड पॉली एटॉमिक होते हैं, पॉली एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, डाई एटॉमिक जो होते हैं उनके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, राइट ना, क्योंकि वो ट्रांसलेट भी करते हैं, रोटेट भी करते हैं। इसके लिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो लेक्चर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, वो डिटेल में देखो। पॉली एटॉमिक में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। इनके नॉन रिजिड बॉडी होती है, उसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी होती है क्योंकि वो वाइब्रेट भी होते हैं, इनके पास भी वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। ऐसे हम लोगों ने इनके बारे में डिटेल में स्टडी किया है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम में ये एनर्जी कितनी होती है वो भी हमने देखा है, हाफ, आपको याद होगा हाफ KBT, वो हमने स्टडी किया है, राइट ना। तो ये सब आपने उसमें देखो अगर आपको डिटेल में चाहिए होगा तो इसी को हम लोग, ये जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल, ये किसकी है, ये दैट इज द मॉलिक्यूल्स।
मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो मोनो एटॉमिक के लिए ये इंटरनल एनर्जी अलग रहेगी, डायटोमिक के लिए अलग रहेगी, पॉलीएटॉमिक के लिए अलग रहेगी। इसको अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो उसके लिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का लेक्चर देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। तो इसमें देखो हम 3 पॉइंट स्टडी करेंगे। पहला, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है वो देखेंगे हम लोग, व्हाट इज मीन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे बाउंड्री क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय बाउंड्री। यहाँ पे अलग अलग वर्ड हम लोग यूज करने वाले हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे व्हाट इज सराउंडिंग। वैसे उनके नाम में ही उनका मीनिंग है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। तो देखो बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग लेते हैं, जैसे कि हमने अभी पानी का भरा हुआ ग्लास लिया था, तो वो ग्लास एक सिस्टम हो गया, राइट ना। तो इसको अगर हमें एक साइंटिफिक लैंग्वेज में डिफाइन करना होगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम एग्जैक्टली है क्या, तो उसकी साइंटिफिक लैंग्वेज में एक अलग डेफिनेशन आएगी। तो वो डेफिनेशन देखो क्या आएगी, इट इज अ कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब यहाँ पे हमने ग्लास लिया था, तो ये ग्लास में क्या है, इट इज अ कलेक्शन, मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन है। या फिर हम लोग ये ग्लास के अंदर सपोज यहाँ पे और एक कुछ थर्मोमीटर वगैरह डालते हैं, तो ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए। या फिर इसके कांटेक्ट में और कोई दूसरी बॉडी यहाँ पे आती है, सपोज दूसरा ग्लास हमने इसके पास रखा, तो ये दोनों जो ग्लास है ये दोनों एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बन गए, राइट ना। और इन्होंने एक यूनिट फॉर्म किया, राइट। जो क्या करेंगे, अगर ये ग्लास कोल्ड है, इसका टेम्परेचर कम है और इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये हॉट है और ये कोल्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट का ये जो ग्रुप ऑफ यूनिट बना है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बना है, ये क्या कर सकते हैं, इनकी एबिलिटी है हीट एक्सचेंज करने की, एनर्जी एक्सचेंज करने की। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स को, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, या फिर सिर्फ ये ग्लास को एक सिस्टम हम लोग बोल सकते हैं, राइट ना। इट इज अ कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन फॉर्म अ यूनिट विच में हैव एबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग। अगर मैंने सिंगल ग्लास लिया, बस ये ग्लास लिया, तो ये ग्लास क्या करेगा, इसके सराउंडिंग से जो एनवायरमेंट है, इस थोड़ी देर में देखो, अगर हम पानी गर्म करके रखते हैं या फिर चाय गर्म करके रखते हैं रूम में, तो वो रूम के टेम्परेचर की वजह से वो चाय ठंडी हो जाती है। इसका मतलब क्या, कि वो चाय का जो टेम्परेचर है, उसकी जो एनर्जी है, वो क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। एक तो लूज कर रहा है, एक तो गेन कर रहा है, डिपेंड्स ऑन। अगर ग्लास चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो अपना हीट लूज करेगा विथ इट्स सराउंडिंग। अगर उसका टेम्परेचर कम है सराउंडिंग से, तो वो हीट गेन करेगा। इसको भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। इसका मतलब क्या, कि ये जो सिस्टम है, ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये क्या कर रहा है, हीट एक्सचेंज कर रहा है, उसकी एबिलिटी है हीट एक्सचेंज करने की। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हो गई, इट इज अ कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन फॉर्म अ यूनिट which may have ability to exchange energy with its surrounding। तो इसमें सेकेंड वर्ड आता है बाउंड्री। अब यहाँ पे बाउंड्री क्या होती है, देखो ये जो यहाँ पे फॉर्म हुई है, दैट इज नथिंग बट द बाउंड्री। यहाँ पे इसको हम बाउंड्री बोलेंगे। ये एक सिस्टम है और सिस्टम के सराउंडिंग में ये जो है, यहाँ पे इसको हम बाउंड्री बोलेंगे। और ये सिस्टम छोड़ के आजू बाजू में जो कुछ भी है उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। आया समझ में, ये क्या है, सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, और इन दोनों को जोड़ रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बाउंड्री बोल रहे। इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट एक्चुअली, राइट ना। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन उन्होंने डाला है। क्वेश्चन देखो क्या है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल डिस्क्राइब द टर्म्स थर्मोडायनेमिक सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग। बहुत ही सिंपल, ये डेफिनेशन लिखो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, सराउंडिंग क्या होता है। सराउंडिंग क्या होता है, एनीथिंग दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम।
कॉल्ड एज सराउंडिंग, और उसी को हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंट। और तीसरा पॉइंट आएगा बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है? द सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करने का काम जो सरफेस करता है उसको हम बोलेंगे बाउंड्री। और इसका एग्जाम्पल आप लोग क्या लिखेंगे? वही ग्लास का एग्जाम्पल लिखो, या फिर वाटर केप्ट इन अ वेसल इन अ सिस्टम, द वेसल इज इट्स बाउंड्री। ये जो वेसल रहेगा वो बाउंड्री रहेगा, एंड एटमॉस्फेयर क्या रहेगा? सराउंडिंग रहेगा, और ये वेसल का जो सरफेस है वो क्या रहेगी? उसकी बाउंड्री रहेगी। ऐसे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है बच्चों? थर्मोडायनेमिक सिस्टम का क्लासिफिकेशन। थर्मोडायनेमिक सिस्टम को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। वो 3 पार्ट देखो कौन से हैं। पहला पार्ट है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम, तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। तो तीनों का मैं एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उससे आपको सबसे ज्यादा क्लियर होगा। ओपन सिस्टम के लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज हमने गैस के ऊपर एक पॉट रखा है और उसको हम लोग हीट अप्लाई कर रहे हैं, राइट ना? तो इसमें हमने वाटर डाला है और ये वाटर को हमने क्लोज नहीं किया है। तो जब ये वाटर बॉईल होगा तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाटर बॉईल हो रहा है, उसके साथ साथ इसकी हीट एनर्जी जो है वो एक्सचेंज भी कर रहा है, मतलब हीट बाहर निकल रही है। हीट के साथ साथ स्टीम भी बाहर निकल रही है ना? तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये ओपन है, इसको क्लोज नहीं किया है। यहाँ पे हम लोग हीट अप्लाई कर रहे हैं, इसके साथ साथ वाटर बॉईल हो रहा है, बॉईल हीट बाहर डाल रहा है, टेम्परेचर बाहर आ रहा है, हीट फ्लो हो रही है हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर में, सराउंडिंग में हीट फ्लो हो रही है, और उसके साथ साथ स्टीम भी बाहर निकल रही है। तो ऐसी जो सिस्टम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम बोलते हैं। तो ओपन सिस्टम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ओपन सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सिस्टम, दिस इज द सिस्टम that freely allows exchange of energy and matter also। स्टीम बाहर निकल रही है मतलब मैटर भी क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर विथ इट्स एनवायरमेंट और सराउंडिंग। जो सिस्टम फ्रीली अलो करता है हीट एक्सचेंज को और मैटर को, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। अब हम लोग लेते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में अभी बॉइलिंग ऑफ वाटर भी हमने लिया, लेकिन हमने क्या किया? वो एक बॉयलर में रखा, मतलब इसको हमने क्लोज किया है, और फिर यहाँ वाटर को हम लोग हीट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? हीट अप्लाई करने के बाद क्या होगा? इसकी हीट एनर्जी तो बाहर निकलेगी, लेकिन इसमें से स्टीम बाहर नहीं निकलेगी, स्टीम एज इट इज अंदर ही रहेगी, राइट? मतलब एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हीट एनर्जी बाहर निकल रही है लेकिन मैटर बाहर नहीं निकल रहा है। यहाँ स्टीम भी बाहर निकल रही थी, मतलब यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो भी बाहर निकल रहा था। यहाँ पे सब्सटेंस बाहर निकल रहा है क्या? नहीं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? डज नॉट अलो द एक्सचेंज ऑफ मैटर बट अलो एनर्जी टू बी ट्रांसफर्ड। ऐसे हम लोग क्लोज सिस्टम को डिफाइन करेंगे। क्लोज सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सिस्टम which does not allow the exchange of matter but allows the energy to be transferred, called as closed system। अब तीसरा सिस्टम आता है आइसोलेटेड सिस्टम। इसके लिए हम लोग सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं वाटर केप्ट इन अ थर्मास फ्लास्क। मतलब एक थर्मास फ्लास्क लिया है, वो थर्मास में अगर हमने वाटर डाला तो वो वाटर सभी जगह से उसको हमने क्या किया है? आइसोलेट किया है। मतलब इसमें से ना हीट बाहर निकलेगी, ना इसमें से स्टीम बाहर निकलेगी, ना एनर्जी बाहर निकलेगी, ना मैटर बाहर निकलेगा। तो ऐसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन क्या आएगी? आइसोलेटेड सिस्टम इज कंप्लीटली सील्ड, मतलब आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। मैटर एज वेल एज हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज विथ इट्स एनवायरमेंट, कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आया? ओपन सिस्टम, it can exchange heat as well as matter. Closed system, it can exchange energy but not matter. Isolated system, it cannot exchange energy, it cannot exchange matter, called as isolated। तो ऐसे क्लासीफाई किया है थर्मोडायनेमिक सिस्टम को 3 पार्ट्स में। तो इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाता है इसके ऊपर।
what is the thermodynamic system? How are the system classified on the basis of transfer of heat and matter? ऐसे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है, वाटर बॉइलिंग इन अ केटल इज एन ओपन सिस्टम। वहां पे क्या होता है, हीट एस्केप्स इनटू द एयर, exchange of energy with the surrounding, at the same time steam also escapes into the air. क्लोज सिस्टम में एग्जांपल आएगा वाटर बॉइलिंग इन अ बॉयलर, ये जो वाला ये एग्जांपल हम ले सकते हैं। क्लोज सिस्टम, इट अलोज हीट एनर्जी टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट, सिमिलरली बट it cannot exchange the steam, it cannot allow the steam to be escape. ये क्लोज सिस्टम का। और थर्ड एग्जांपल आप बोल सकते हैं वाटर केप्ड इन अ थर्मस फ्लास्क forms an isolated system, neither heat nor the matter is allowed to escape the system, called as isolated system. ठीक है, ये क्लासिफिकेशन रहेगा तीनों का। उसके बाद देखो और एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है। क्वेश्चन देखो क्या है, एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरमेंट विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम फॉर फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशंस देखो क्या है। सबसे पहली कंडीशन है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज लेस देन दैट ऑफ द एनवायरमेंट। सेकेंड कंडीशन है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज मोर देन दैट ऑफ द एनवायरमेंट। एंड थर्ड सिस्टम है बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो तीनों कंडीशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन हम लोग देखते हैं टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज लेस देन दैट ऑफ द एनवायरमेंट। तो सपोज कंसिडर करते हैं ये पहला सिस्टम, ये पहले सिस्टम में हम लोग ये सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो Ts से कंसिडर करेंगे। ये बाहर का एनवायरमेंट रहेगा, एनवायरमेंट का कंसिडर हम लोग TE से कंसिडर करेंगे। ठीक है, Ts इज द कंसिडर। यहाँ पे आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, कंसिडर अ सिस्टम विथ टेम्परेचर Ts is kept in an environment of temperature TE। यहाँ पे Q हम लोग हीट कंसिडर करेंगे। Q बी द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड द एनवायरमेंट। जो एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है वो Q हम लोग कंसिडर करेंगे। अब पहले उन्होंने क्या बोला है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज लेस देन दैट ऑफ द एनवायरमेंट। मतलब इसका टेम्परेचर कम है और इसका टेम्परेचर ज्यादा है। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी बोलो, टेम्परेचर लो और टेम्परेचर हाई। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे हीट ऐसे फ्लो होगी, राइट ना। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज लेस देन दैट ऑफ द एनवायरमेंट, दैट मीन्स द एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम, राइट। एनर्जी कहाँ फ्लो होगी, इनटू द सिस्टम। यहाँ पे जो हीट एनर्जी रहेगी वो हम लोग ग्रेटर देन 0 लेंगे, मतलब हीट एनर्जी हम लोग पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो सिस्टम है वो हीट एनर्जी गेन कर रही है। और जहाँ पे हीट एनर्जी गेन होती है वहाँ पे हम लोग हीट पॉजिटिव लेते हैं, Q को पॉजिटिव लेते हैं। जहाँ पे एनर्जी लूज होती है वहाँ Q निगेटिव होता है, मतलब लेस देन 0 होता है। समझ में आया। तो ये पहला पॉइंट हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड पॉइंट में देखो क्या होगा। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है और एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम है। तो सेकेंड पॉइंट में आप लोग क्या बोलोगे, व्हेन Ts इज लेस देन, नहीं यहाँ पे ग्रेटर देन बोला है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। व्हेन Ts इज ग्रेटर देन TE देन द सिस्टम लूजेस एनर्जी। बराबर, यहाँ पे सिस्टम कहाँ अभी एनर्जी फ्लो होगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मतलब सिस्टम क्या करेगी, एनर्जी लूज करेगी। जब सिस्टम एनर्जी लूज करती है तो जो एनर्जी होती है दैट इज लेस देन 0, और वहां पे एनर्जी हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। समझ में आया। जब Ts इज ग्रेटर देन T रहेगा तो एनर्जी निगेटिव रहेगी, और जब Ts इज लेस देन T रहेगा तो एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, ये दोनों कंडीशन, ये पहली कंडीशन, ये सेकेंड कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन उन्होंने क्या बोली है, तीसरी कंडीशन में उन्होंने बोला है कि Ts भी और TE ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों जब इक्वल रहेंगे तो यहाँ पे हमें जो एनर्जी मिलेगी दैट एनर्जी ना लूज होगी ना गेन होगी, तो वो एनर्जी दैट इज इक्वल टू 0 हमें मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे थर्ड कंडीशन में Ts इज इक्वल टू क्या है,
TE है, इसका मतलब Q इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ में आया? पहली कंडीशन when TS is less than TE then energy gain there, right? That means Q is positive. When TS is greater than TE then energy lose there, then Q is negative. And when TS is equal to TE then energy not a gain, neither gain nor lose, that means Q is equal to 0 there. और ऐसी कंडीशन को जब ये दोनों इक्वल होती है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज दे आर दैट द सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसको थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। समझ में आया सबको? थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं होती, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोग इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ कैन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस कैन बी चेंज बाय हीटिंग इट। तो इसके लिए देखो हम लोग एक सिलेंडर लेंगे, इस सिलेंडर को हम लोग पिस्टन से क्लोज करने वाले हैं, ठीक है। एक फ्रिक्शनलेस, मासलेस एंड मूवेबल पिस्टन हमने रखा है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनिशियली ये गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर, ये गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर हम लोग TS से डिनोट करेंगे और यहाँ पे जो बर्नर हम लोग लगाएंगे उसका टेम्परेचर हम लोग TE से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करें कि ये बर्नर जो लगाया हमने उससे जो निकल रही हीट उसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, दैट मीन्स TE इज ग्रेटर देन TS, राइट। TS की हीट कम है, TE की हीट ज्यादा है, दैट मीन्स TS इज लेस देन TE। तो यहाँ पे इनकी हीट डिफरेंस होने की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, सराउंडिंग से सिस्टम में फ्लो होगी। और जैसे ही यहाँ पे सिस्टम में हीट फ्लो होगी, ये जो मॉलिक्यूल्स है इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि इनको अभी हीट मिली, हीट मिलने की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर मिलने की वजह से इनका स्पीड बढ़ा और स्पीड की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। इसका मतलब इनकी इंटरनल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है वो बढ़ गई, और मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से उनका कोलिजन बढ़ेगा, उसकी वजह से वहां पे हीट एनर्जी जनरेट होगी और धीरे धीरे ये जो TS है ये बढ़ना स्टार्ट होगा, राइट। तो ऐसे इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस कैन बी चेंज बाय हीटिंग इट। उनको हीट अप्लाई करने की वजह से इनका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा और उसकी वजह से उनका TS बढ़ेगा। अब यहाँ पे TS क्या होगा, TS इज ग्रेटर देन TE। जो एनवायरमेंट है उससे ये TS बढ़ जाएगा और उसकी वजह से वो जो एनर्जी है वो अभी कहाँ ट्रांसफर होगी, इट इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग बिकॉज TS इज ग्रेटर देन TE। इनिशियली TE इज ग्रेटर देन TS था, इसीलिए एनर्जी सिस्टम को दी गई, मतलब गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके वजह से वापस हीट कहाँ जाएगी, सराउंडिंग को जाएगी। ऐसे इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस चेंज होती है बाय हीटिंग इट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस बाय डूइंग वर्क। मतलब क्या, देखो अभी तक जो हम लोग इंटरनल एनर्जी चेंज कर रहे थे वो हीट अप्लाई करने के बाद चेंज हो रही थी, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, एक तो गेन कर रहे थे एक तो लूज कर रहे थे। अब वर्क करने के बाद, वर्क मतलब एग्जैक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पे एक सिलेंडर लिया है, इसको हम हीट अप्लाई नहीं करेंगे, फिर भी इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा। तो इसको हम लोग पिस्टन लगाने वाले हैं। तो ये पिस्टन जो है इसको हम लोग मूव करेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे। तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, ये पिस्टन को हम लोग प्रेस करेंगे, ओके, मतलब इसका डिस्टेंस हमने चेंज किया। जैसे ही हमने पिस्टन को प्रेस किया, मतलब यहाँ से फोर्स अप्लाई हुआ, तो फोर्स अप्लाई होने के बाद डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, मतलब वर्क इज डन हियर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, पिस्टन नीचे आएगा। पिस्टन नीचे आने की वजह से, सपोज पिस्टन यहाँ तक आया, नीचे आने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कंप्रेस होंगे, मतलब ये कंप्रेस होने के बाद यहाँ पे जो पिस्टन ने वर्क किया है वो पिस्टन का वर्क किसको मिलेगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है इनको मिलेगा। इन्होंने क्या की, मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी गेन की। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एनर्जी गेन करने का काम कर रहे हैं,
मतलब गैस ने एनर्जी क्या की, गेन की। इसका मतलब क्यू क्या होगा, अभी पॉजिटिव होगा। गैस ने एनर्जी गेन की क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, उसकी वजह से वर्क इज डन हियर। तो यहाँ पे वर्क डन हुआ, डूइंग वर्क, पिस्टन डूइंग वर्क, दैट्स वाई इंटरनल एनर्जी चेंज देयर, राइट ना। तो अभी कोलिजन बढ़ेगा ये गैस मॉलिक्यूल्स का, उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइट ना। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन अगर हमने अपोजिट किया, सपोज आपने ये पिस्टन लूज किया, मतलब पिस्टन को आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, अभी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, मतलब इस डायरेक्शन में पिस्टन मूव होगा, मतलब गैस अभी क्या होगा, एक्सपांड होगा। और वहां पे गैस एक्सपांड होने के बाद उसकी गैस की जो एनर्जी है, वर्क अगेन डन, गैस की जो एनर्जी है वो क्या करेगा, एनवायरमेंट को लूज करेगा। मतलब यहाँ पे अपोजिट केस होगा, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, लूज होगी। पहली केस जब हमने पिस्टन प्रेस किया तो वहाँ पे एनर्जी गेन की गैस ने, जब हमने पिस्टन लूज किया तो गैस ने एनर्जी लूज की, इसका मतलब गैस एक्सपांड हुआ, ऐसे उसका मीनिंग है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज होती है बाय डूइंग वर्क। तो इसको भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सभी आपके नोट्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, सभी क्वेश्चंस वहाँ पे उन्होंने दिए हैं, डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है और आपको रीडिंग करने से भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे और एक न्यू कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि वो न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, तो ये क्या है, देखो ये क्या होता है, यहाँ पे जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं इसको हम मैकेनिकल, पिस्टन ऊपर नीचे करना, इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। और ये पिस्टन ऊपर नीचे करने की वजह से यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब हीट चेंज हो रही है, राइट ना, हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। तो ये मैकेनिकल वर्क जो है, दैट मैकेनिकल वर्क इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड। ये जो पिस्टन हम लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये मतलब ये एनर्जी और हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस्ड हो रही है वो, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप जितना ज़्यादा वर्क करोगे, मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो वर्क डन एंड हीट एनर्जी, दिस बोथ आर इक्वल हियर। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट रहेगा, वर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू हीट एनर्जी, कांस्टेंट इनटू हीट। हीट हम किससे डिनोट करेंगे, दैट इज डिनोटेड बाय एच। तो ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे लिया जाता है, दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट द जे इंटू एच। और ये जे को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस जे इज कॉल्ड एज द जूल्स कांस्टेंट, या फिर इसको बोला जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसको जूल्स कांस्टेंट भी बोला जाता है, और इसका दूसरा नाम क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ऐसे इसको बोला जाता है। समझ में आया सबको। तो इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, तो आपको पता होना चाहिए। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन मैकेनिकल वर्क इज डन हियर, मतलब ये जो हम पिस्टन ऊपर नीचे करें इसको मैकेनिकल वर्क बोलेंगे, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू heat produce or heat energy produced while doing that work are equivalent, and this equivalent is the mechanical equivalent. That means mechanical work is equal to constant into heat, so W is equal to J into H here, and that J is called as the mechanical equivalent of heat. Okay, ऐसे इसको explain करना है। उसके बाद देखो बच्चों, आपके बुक के पेज नंबर 80 पे यूज योर ब्रेन पावर, वहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन डाला है, Why is there a change in the energy of a gas when its volume changes? तो अभी अभी हमने बताया, अभी अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पे गैस है, गैस भरा हुआ है, उस पिस्टन अगर आप लोग ऊपर नीचे करें, मतलब गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर गैस का वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वहाँ पे गैस कंप्रेस हो रहा है, एक तो गैस उसकी एनर्जी लूज कर रहा है या फिर एनर्जी गेन कर रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, मतलब एनर्जी चेंज हो रही है, एक तो एनर्जी जनरेट हो रही है, एक तो एनर्जी लूज हो रही है, इसका मतलब एनर्जी चेंज हो रही है। तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखोगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस कैन बी चेंज आइदर बाय हीटिंग इट और डूइंग सम वर्क ऑन इट।
व्हेन द गैस इज कंप्रेस्ड, मतलब आप लोग पिस्टन नीचे लाओगे तो गैस क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा. व्हेन द गैस इज कंप्रेस्ड इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड सम वर्क इज डन ऑन द गैस. सिमिलरली व्हेन द गैस इज एक्सपांड, मतलब पिस्टन आप ऊपर लेके जाओगे तो गैस एक्सपांड होगा, देन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस. ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा एंड द गैस डज द वर्क ऑन द एनवायरमेंट, एनर्जी लूज करेगा. दस ड्यूरिंग चेंज ऑफ वॉल्यूम वर्क इज डन आइदर ऑन द गैस बाय द गैस, राइट. एक तो गैस के ऊपर एनर्जी गेन होगी या फिर गैस लूज करेगा, मतलब वर्क इज डन हियर, राइट ना. दिस अलाउज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस. ऐसे आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये सभी आंसर्स आपके नोट्स में बहुत डिटेल में दिए हैं, सो डोंट वरी अबाउट दिस. आप बस जितना मैंने बोला है, और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी किया, मतलब कॉमन सेंस है. इसको गैस की एनर्जी चेंज कैसे हो सकती है हीट अप्लाई करने के बाद, तो वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. अपनी लैंग्वेज में आप आंसर लिखो ताकि और अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है. ये पूरा थ्योरेटिकल है, सो डोंट वरी अबाउट दिस. रीड करने से भी समझ में आ जाएगा. तो बच्चों दिस इज द हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क. और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, और उसके बाद आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. ऐसे टोटल तीनों लॉज के ऊपर ये पूरा चैप्टर डिपेंड है, ठीक है. तो ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले. चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा बोरिंग है, बट समझने में इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा. ओके तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू सो मच. पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय.